स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 का विज्ञान का सहायक सामग्री समाधान करेंगे। अध्याय 2 का क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए मिश्रणों को समांगी एवं असमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। बर्फ, मिट्टी, लकड़ी और हवा। तो समांगी मिश्रण में क्या हो जाएगा? बर्फ और हवा समांगी मिश्रण होता है। और असमांगी मिश्रण में हो जाएगा मिट्टी और लकड़ी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर एवं कार्बन सल्फाइड को मिलाने पर बनने वाले मिश्रण का प्रकार बताइए। किस प्रकार का मिश्रण बनेगा? तो वो कोलाइड बनेगा। कोलाइड का मतलब होता है असमांगी कोलाइड होगा। तीसरा क्वेश्चन है, जंग लगना लोहे में एक संक्षारण एवं रासायनिक परिवर्तन है। इस तथ्य की पुष्टि कीजिए। लोहे में जंग लगना संक्षारण है, ठीक है, और यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि संक्षारण में धातुएं अपने गुण खो देती है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगने के बाद लोहे का गुण खत्म हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, एक कठोर पदार्थ जो कि अत्यधिक ध्वनिक है, आप इस तत्व को धातु या अधातु किस वर्ग में रखेंगे? ये धातु में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मिश्रातु को आप किस वर्ग में अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे? द्रव विलयन होगा या ठोस विलयन? ये ठोस विलयन होगा। ओके। छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। पहला है हवा में मैग्नीशियम रिबन जलना। देखो, कोई भी जलने के बाद वो अपना गुण खो देगा, तो फिर रासायनिक परिवर्तन हो गया। हवा में सल्फर का जलना, फिर जलाया जा रहा है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा। जल का विद्युत अपघटन, उसका टूटना, वो भी रासायनिक परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। लौह और सल्फर के मिश्रण को तनु HCl से क्रिया कराने पर इस मिश्रण का कौन सा भाग हाइड्रोजन गैस निकासित करता है? आंसर हो जाएगा लोहा। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं? तो उसका उत्तर है, किसी घोल की सांद्रता उस विलय की मात्रा का माप है जो विलायक या घोल की एक निश्चित मात्रा में घुल गया है। दूसरा क्वेश्चन है, धुआं और कोहरा दोनों एरोसोल है, ये किस प्रकार भिन्न है? धुएं में क्या होता है? कार्बन ठोस कार्बन के कण हवा में फैल जाते हैं, जबकि कोहरे में तरल पानी के कण हवा में फैल जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है, एक प्रयोग के दौरान 40 ग्राम चीनी को 100 ग्राम पानी में डालकर तैयार किया गया है। इस विलयन के भार प्रतिशत की गणना कीजिए। तो ये भार प्रतिशत की गणना करने के लिए क्या करना होगा? हमें उसका फॉर्मूला लिखना होगा कि भार प्रतिशत का फॉर्मूला होता क्या है। तो उसका फॉर्मूला होता है, भार प्रतिशत इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान बटा में इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो उसको कैसे लिख लेंगे? इज इक्वल टू, ठीक है। तो विलय का जो द्रव्यमान होता है वो कितना दिया हुआ है? देखो, वो दिया हुआ है हमें 40, ठीक है। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे 40 डिवाइड में क्या हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान 40 प्लस विलायक का द्रव्यमान 100, ठीक है। और इसका परसेंटेज निकालने बोल रहा है, प्रतिशत के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बदले? इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू 40 बटा में हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 140, ठीक है, और गुना में हो जाएगा आपको 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से आपको आएगा 28.5
0.57, ये किस में होगा? प्रतिशत में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट शक्कर के 15% मास बाय वॉल्यूम के विलयन में 75 ग्राम शक्कर में कितना पानी मिलाना होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाना होगा। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। भार प्रतिशत दिया हुआ है, ये भार प्रतिशत इज इक्वल टू विलय बटा विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पे पानी क्या है? विलायक हो जाएगा। तो देखो भार प्रतिशत जो है आपका वो दिया है 15%। ठीक है, अब ये जो है विलियन है, देखो विलियन, तो विलय का ये हो गया आपको विलियन का ये हो गया 75 ग्राम। अभी पानी जो आप सपोज कर लो, पानी जो हमने मिलाया है वो x ग्राम मिलाया है। ठीक है, तो x ग्राम पानी मिलाया है, तो इसका भार प्रतिशत की जगह आप क्या लिखोगे? 15%। ठीक है, बराबर अब क्या हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? आपको 75 लिखा हुआ है, 75 बटा 75 प्लस x और गुना में हो जाएगा 100। ठीक है, इस 100 को इस साइड लेकर आओ तो कितना हो जाता है? 15 बटा 100, ओके, इज इक्वल टू 75 बटा 75 प्लस x। ठीक है, अब ध्यान देना, अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान दो, 15 है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 प्लस x। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू, अब इधर से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 100, यहां तक हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं कि ये जो 15 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे 75 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? 75 गुना 100 और बट्टा में हो जाएगा आपको 15। ठीक है, 15 बचे 75 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 75 प्लस x बराबर 500, 5 गुना 100 500। अब x कितना निकल जाएगा? x हो जाएगा 500 माइनस 75। तो 500 माइनस 75 बताओ कितना होता है? 425। तो 425 ग्राम वाटर हमें इसमें मिलाना होगा। ये प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, पदार्थों का एक दूसरी अवस्था इंटर कन्वर्जन में परिवर्तित होना एक भौतिक परिवर्तन है। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु कारण स्पष्ट कीजिए। पदार्थ की अवस्थाओं का अंतरूपांतरण निम्नलिखित कारणों से एक भौतिक परिवर्तन है। उसके क्या क्या कारण है? पहला कारण है परिवर्तन प्रतिवर्ती है। कोई पदार्थ भौतिक तरीकों से अपनी मूल स्थिति में वापस आ सकता है। दूसरा है कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है। विभिन्न अवस्थाओं में पदार्थ की रासायनिक पहचान एक समान रहती है। बर्फ, पानी और जल वाष्प रासायनिक रूप से H2O है, हालांकि वे क्रमशः ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में मौजूद रहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है एक प्रयोग के दौरान विद्यार्थियों को जल में शक्कर का 20% द्रव्यमान प्रतिशत विलयन बनाने के लिए कहा गया। राम ने 20 ग्राम शक्कर को 100 ग्राम जल में घोला, जबकि सोहन ने 20 ग्राम शक्कर जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया। पहला क्वेश्चन है क्या दोनों विलयन समान सांद्रता के हैं? दूसरा क्वेश्चन है दोनों विलयनों में किस विलयन में विलाय की मात्रा कम है? तो देखते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है, पहले लिखेंगे। फॉर्मूला होता है द्रव प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटा विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान गुना 100।
ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो कह रहा है क्या दोनों विलयन समान सांद्रता के होंगे? तो इसका आंसर होगा नो, मीन्स नहीं। ठीक है, दोनों समान सांद्रता के नहीं होंगे। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या है, दोनों विलयनों में किस विलयन में विलायक की मात्रा चेक करना है। तो इसमें क्या करेंगे, राम द्वारा, ठीक है, राम द्वारा बनाया हुआ विलायक का जो प्रतिशत है वो अगर मान लेते हैं कि m ऑफ r, ये राम द्वारा बनाया गया है, ठीक है, m r इज इक्वल टू विलय की द्रव्यमान देखो क्या है, 20 ग्राम राम ने बनाया है, 20 ग्राम को किस में मिलाता है, 100 ग्राम में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 20 बटा 20 प्लस 100 गुना 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, ये 20 बटा कितना होगा 120, ठीक है, और गुना 100 ऐसे लिख सकते हैं। तो 20 बटा 120 को इसको 6 से कट हो जाएगा, ठीक है, तो 100 बटा 6 आएगा। तो 100 बटा 6 को अगर आप सॉल्व करोगे ना, डिवाइड दोगे, तो होता है 16.67%। ये निकल गया राम द्वारा बनाया हुआ। अब उसी तरह से दूसरा किसने बनाया है, सोहन ने। तो सोहन द्वारा बनाया हुआ, तो उसका मान लेते हैं ms। अब क्या कर रहा है सोहन, क्या बना रहा है, 20 ग्राम शक्कर जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाता है। टोटल विलायक का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम है। तो यहां पे हो जाएगा 20 बटा 100, ठीक है, और गुना 100 इज इक्वल टू यहां पे होता है 20%। तो यहां क्लियरली पता चल रहा है कि किसका ज्यादा है आपको, सोहन द्वारा बनाया गया। तो सोहन द्वारा तैयार घोल का द्रव्यमान प्रतिशत जो है होगा राम से ज्यादा होगा। तो लिख सकते m ऑफ s ग्रेटर देन m ऑफ r, लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो सी सवाल है इसमें था राम के घोल में अब किसमें ज्यादा मात्रा है। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों विलयनों में किस विलयन में विलायक की मात्रा कम है। तो किसमें कम है, तो राम द्वारा जो बनाया गया है, ठीक है, ये राम द्वारा जो बनाया हुआ है विलायक, उसका मात्रा कम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कमरे में छिद्र द्वारा प्रकाश की किरण प्रविष्ट होती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। समझाइए कि यह किस प्रकार घटित हुई है यह प्रक्रिया। इस प्रक्रिया का एक और उदाहरण भी दीजिए। तो होता क्या है, ऐसा हवा में धूल एवं और धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। टिंडल प्रभाव के अन्य उदाहरण क्या है, जब हम कोहरे वाले वातावरण में टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। यह प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए आसपास मौजूद पानी की बूंदें जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर चौथा, प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, विलयन निलंबन कोलाइडी मिश्रण में सारणीबद्ध तरीके से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका अंतर लिखते हैं, क्या क्या होगा, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। तीनों में पहला क्या है, विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, मतलब लेस देन 10⁻⁻⁶ मीटर। और इधर कोलाइडल विलयन में क्या होता है, विलयन के कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है, यानी 10⁻⁹ से 10⁻⁶ तक जाएगा। वही निलंबन में क्या होता है, कणों का आकार बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, विलय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं। कोलाइडल में कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। वही निलंबन में है, नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। तो ये क्या है, नंगी आंखों का मतलब आपको कोई चश्मा, ग्लास या कोई माइक्रोस्कोप यूज नहीं करना है, सिंपल आंखों से देखना है, तो इस तरह से उसे नंगी आंखें कहते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद दूसरा
पॉइंट है समांगी मिश्रण होता है। वास्तविक विलयन का क्या होगा? समांगी मिश्रण। कोलाइडल में क्या होता है? समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी होता है और निलंबन में विषमांगी होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसका क्या है? वास्तविक विलयन में छनन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं कर सकते। कोलाइडल में क्या होता है कि पृथक नहीं कर सकते और बट निलंबन में क्या होता है? छनन का होता है फिल्ट्रेशन। छानन का मतलब फिल्ट्रेशन होता है, द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगला पॉइंट है वास्तविक विलयन क्या होता है? पारदर्शी होता है। कोलाइडल विलयन क्या होता है? अपारदर्शी होगा और निलंबन होगा पारभासी होता है। अब वास्तविक विलयन क्या है? स्थिर विलयन होता है, अस्थाई रखने पर कण नीचे नहीं बैठते हैं। और कोलाइडल विलयन में क्या होता है? ये भी अस्थाई विलयन होता है, लेकिन निलंबन में क्या होगा? अस्थाई विलयन होता है, मतलब थोड़ी देर छोड़ दो तो फिर उसका सारा कण नीचे बैठ जाएगा, विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, मगर कोलाइडल विलयन क्या होता है? टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। निलंबन में क्या होगा? टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई दोनों अवस्था हो सकता है। अगला है कि वास्तविक विलयन में विलयन के कण छन्ना कागज में से पार नहीं जाते हैं, जबकि कोलाइडल विलयन में क्या होगा? कोलाइडल के कण छन्ना कागज में से पार नहीं निकल सकते, जैसे दूध और रक्त। निलंबन में क्या होता है? निलंबन में कण छन्ना कागज में से गुजर नहीं पाते, उसका क्या हो जाएगा? रेत और बालू, जैसे पानी में, रेत बालू पानी में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए सही शब्दों को चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। शुद्ध पदार्थ होते हैं एंड और इनका सर्वत्र समान हो रहता है। तत्व, यौगिक या संगठन। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? वो शुद्ध पदार्थ तत्व होता है और इनका यौगिक सर्वत्र समान रहता है। ठीक है। बी पार्ट देखते हैं। सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक कौन सा मिश्रण है और क्या प्रभाव प्रदर्शित करता है? समांगी, विषमांगी, टिंडल। तो यहां से देखो प्रभाव तो टिंडल में आ जाएगा और कैसा मिश्रण होगा? वो मिश्रण विषमांगी होगा और प्रभाव टिंडल हो जाएगा। ठीक है। अब सी देखते हैं। आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन किसमें को घोलने पर बनता है? जैसे पोटासियम आयोडाइड, आयोडीन, जल, अल्कोहल, क्या होता है? तो यह विलयन आयोडीन को किसमें? अल्कोहल में घोलने पर बनता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं? बर्फ है, लकड़ी, मृदा मीन्स मिट्टी, वायु। तो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा सी। मीन्स सी में क्या होगा? 1 और 4, यानी बर्फ और वायु दोनों क्या है? समांगी प्रकृति के हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? लोह लोह धातु का पिघलना। लोहा देखो पिघलेगा तो फिर लोहा ही बनेगा। ठीक है, लोहा ही होगा। लोह में जंग लगना, ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन में हो जाता है। पहला तो भौतिक परिवर्तन है। तीसरा, एक लोह छड़ को मोड़ देना, छड़ को मोड़ना या घुमाना, वो भी भौतिक परिवर्तन है। चौथा, लोह धातु का तार खींचना, वो भी भौतिक परिवर्तन है। 1, 3 और 4 दो सिर्फ नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन में है। तो 1, 3, 4, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपको। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? लकड़ी का क्षरण, लकड़ी का दहन, देखो लकड़ी का दहन तो रासायनिक परिवर्तन में आ गया। लकड़ी का चीरना, दो टुकड़े करना, वो अलग चीज है। फिर लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना तो नहीं होगा, सी और डी तो नहीं होगा। लकड़ी का क्षरण मीन्स लकड़ी खराब हो जाना, तो ए और बी। तो देखो पहला वाला पोर्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए होगा, जिसमें पहला और दूसरा होगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से संबंधित प्रक्रम का नाम दीजिए।
पहला है शुष्क बर्फ को सामान्य तापमान तथा एक वायुमंडलीय दाब पर रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे ऊर्ध्वपातन। बी, एक ग्लास में रखे जल की सतह पर स्याही की एक बूंद डालने पर वह जल के चारों ओर फैल जाता है, इसे क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे प्रसार होना। एक बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल है, उसमें उसमें हिलाते करते हुए जल मिलाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विघटन और प्रसार करना। डी है एसीटोन की बोतल को खुला छोड़ने पर बोतल खाली हो जाता है, वो उड़ जाता है, उसका क्या कहेंगे? वाष्पीकरण होना। ई, रेत तथा जल के मिश्रण को कुछ समय के लिए अविक्षुब्ध अवस्था यानी बिना हिलाए में छोड़ने पर रेत तली पर बैठ जाता है, इसे क्या बोलेंगे? अवसादन। एफ है अंधेरे कमरे में सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश करती हुई महीन प्रकाश किरण उसके पथ में उपस्थित कणों को प्रदीप्त कर देती है, उसका क्या है? टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित अभिलक्षणों वाले प्रत्येक मिश्रण का एक उदाहरण लिखिए और इन मिश्रणों के अवयवों के पृथक करने की उपयुक्त विधि सुलझाइए। पहला है एक वाष्पशील एवं एक अवाष्पशील अवयव, इसको करना है, तो इसका क्या होगा? उदाहरण एसीटोन और पानी का मिश्रण, ठीक है, तो इसमें विधि कौन सा होगा? विधि होगा वाष्पशील और गैर वाष्पशील घटकों के मिश्रण को अलग करने के लिए सरल आसवन का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा है क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर रखने वाले दो वाष्पशील अवयव, उदाहरण है मिट्टी के तेल और पेट्रोल का मिश्रण, इसको कैसे पृथक करेंगे? तो विधि है क्वथनांक में उल्लेखनीय अंतर वाले दो अस्थिर घटकों को अलग करने के लिए सरल आसवन का उपयोग किया जा सकता है। अब है तीसरा है दो अमिश्रणीय द्रव्य जो कभी मिलता नहीं है एक दूसरे में, उदाहरण क्या है? सरसों के तेल और पानी का मिश्रण, दोनों मिक्स नहीं होगा, इसको कैसे अलग कर सकते हैं? तो विधि है पृथक्करणीय फनल का उपयोग अघुलनशील तरल पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। डी देखो अवयवों में से एक जो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित है, तो उसका उदाहरण लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड और सामान्य नमक का मिश्रण, इसको कैसे अलग करेंगे? विधि है मिश्रण को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें एक घटक सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। ई ऑप्शन देखो किसी विलायक में घुले दो या दो से अधिक रंगीन अवयव अगर हो तो उसका उदाहरण हो जाएगा फूलों की पंखुड़ियों के अर्क से विभिन्न रंगों का मिश्रण। अब इसे अलग कैसे करेंगे? विधि है क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करके एक ही घोल में मौजूद दो अलग अलग पदार्थों को अलग करने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है? ऑप्शन क्या है देखो क्लोरीन गैस, पोटेशियम क्लोराइड, आयरन, आयरन सल्फाइड, एल्यूमिनियम, आयोडीन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें क्या है? क्लोरीन गैस, लोहा, एल्यूमिनियम, आयोडीन और कार्बन यौगिक नहीं है, ये प्योर तत्व है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, कह रहा है कि चित्र में दिए गए पदार्थों को तत्वों तथा यौगिक में वर्गीकृत कीजिए, तो जो भी दिया है उसे अलग अलग करते हैं। तत्व में देखो क्या आएगा? पारा, तांबा, जस्ता, चांदी, ऑक्सीजन, गैस, सोना, ये सारी चीज, ठीक है। लकड़ी कर सकते हैं उसमें, ओके। नाउ यौगिक में क्या आ गया? देखो पानी, सामान्य नमक और लकड़ी,
ये पानी, सामान्य नमक और लकड़ी, ये तीनों क्या है, ये यौगिक में है और बाकी सबको तत्व में डाल देंगे। 9वां क्वेश्चन देखो, चुकंदर तथा गन्ने से प्राप्त शक्कर के क्रिस्टलों को मिश्रित किया गया, क्या यह एक शुद्ध पदार्थ है अथवा मिश्रण है? शुद्ध पदार्थ या मिश्रण है, इसे चेक करना है। तो इसका क्या है, हाँ यह एक शुद्ध पदार्थ होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि गन्ने और चुकंदर जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त चीनी की संरचना समान होगी। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। ये असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें अभिकथन और कारण दिया जाता है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण प्रश्न के में एक अभिकथन और दूसरा कारण है और ABCD ऑप्शन लेना है इसमें, जिसमें ए क्या है, ए और आर दोनों सत्य है और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। बी है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 1। प्रश्न 1 में कथन क्या है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को उनके मिश्रण से ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। ये सत्य है या असत्य है? ठीक है। अब दूसरा क्या है, कारण उसका दे रहा है, सोडियम क्लोराइड को गर्म करने पर गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसका आंसर आपको सी होगा। इसका मतलब असर्शन जो है, कथन है, वो गलत है, वो सच है, सही है। असर्शन जो है वो सत्य है लेकिन जो उसका रीजन है ना वो गलत है। इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को जो मिश्रण होगा उसे ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता सकता है, लेकिन यहाँ पे है रीजन, जो कारण दे रहा है, गर्म करने पर गैसीय अवस्था में नहीं बदल जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, प्रश्न 2। कथन क्या है, मिट्टी के तेल व पानी के मिश्रण को पृथक्करण कीप द्वारा अलग किया जा सकता है। सही है। कारण देखो, मिट्टी के तेल व पानी का घनत्व दोनों का अलग होता है, वह आपस में अघुलनशील है, इसीलिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। का मतलब होता है ए और आर दोनों सत्य है और आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है।